दिन था 27 नवंबर 2018 और इसी दिन पर एक हीरे के बहुत अच्छे कारोबारी होते हैं जिनका नाम होता है राजेश्वर उदाड़ी। और राजेश्वर उदाड़ी इसी दिन आखिरी बार अपनी गाड़ी से ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए। इसी दरमियान वो रास्ते में एक जगह उनकी गाड़ी रुकती है और वो जैसे ही गाड़ी रुकती है तो उस गाड़ी से दूसरे गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। जो गाड़ी अपनी गाड़ी को छोड़कर वो जो सड़क उस पार गाड़ी खड़ी रहती है उसमें जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि ड्राइवर को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन चूंकि ने ड्राइवर को वो कहते हैं कि तुम यहीं से कार लेकर घर पर चले जाओ, मुझे आज कई ज़रूरी मीटिंग्स को निपटाना है, तो इसलिए जो उस तरफ गाड़ी खड़ी है वो कुछ अच्छे लोगों की गाड़ी है जो मुझे लेकर एक ऐसे जगह पर जाएंगे जहां मैं अपनी मीटिंग को अच्छी तरीके से समझा लूँगा और कर लूँगा। ये डील मेरे लिए बहुत बड़ी है और इसी डील से शायद मेरा जीवन बदल जाए। ड्राइवर भी मालिक के प्रति वफादार होते ही हैं, तो वो ये सुनने के बाद गाड़ी हाईवे के एक साइड में लगा देती है और उसी साइड से वो उतरते हैं और फिर पैदल चलते हुए उस सड़क को पार करते हैं और उसके बाद उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो एक व्यक्ति हाय हेलो करके उनको बैठाता है गाड़ी में और कहता है कि भाई चलो एक पार्टी में चलना है, और ये पार्टी बेहद ही खास है जिसमें एक महिला है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्हीं के पार्टी में तुम्हें चलना है। इतना मजा आएगा कि शायद तुमने जीवन में ऐसा कभी मजा नहीं लिया होगा और ऐसी पार्टी कभी अटेंड नहीं की होगी, क्योंकि जो शख्स इनको बुलाया था वो भी कोई कम मामूली आदमी नहीं था, वो भी एक मंत्री से ताल्लुकात रखता था। इस तरीके की उसकी पावर और कैपेसिटी थी कि इस हीरे व्यापारी को वो कितना बड़ा फायदा करा सकता था, इसके बारे में हीरा व्यापारी अच्छी तरीके से जानते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक खतरनाक है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि बर्थडे केक के कारण कैसे हुई एक कारोबारी की मौत और क्या है उस बर्थडे केक की जहरीले होने की पूरी कहानी। यकीन मानिए उस केक से जुड़ी हुई कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज का वाकया ही कुछ इसी कदर है। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और देर ना करते हुए हम दोस्तों सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब पनवेल के एक सुनसान इलाके में एक लाश मिलती है और उसी लाश की सूचना पुलिस को दी जाती है और बताया जाता है कि एक लावारिस लाश इस जगह पर मिली हुई है। जैसे ही वो लावारिस लाश उस पुलिस वालों को पता चलता है, वो तुरंत शव को अपने कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद इसका पंचनामा करते हैं और पंचनामा करने के बाद इसे पोस्टमार्टम घर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो पोस्टमार्टम घर पर जाता है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति था इसके नाक की हड्डी टूट गई है, और तो और इस व्यक्ति का नाम राजेश्वर था और राजेश्वर की नाक की हड्डी टूटी हुई है और इसकी मौत दम घुटने के कारण हुई है। इसका मतलब साफ था कि जिस किसी ने राजेश्वर को मौत के घाट उतारा था उसने न सिर्फ उनके चेहरे पर वार किया बल्कि उनका गला दबाकर धीरे धीरे उनको मौत के घाट उतार दिया। अब ये पूरी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि कौन है ये राजेश। तो पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है कि कौन है ये राजेश्वर नाम का आदमी और क्यों किसी ने इसका गला दबाया और इसके नाक की हड्डी जो है तोड़ दिया। अब ये बात जानने के लिए पुलिस और उत्सुक होती है। आसपास के सारे थानों में एक सूचना भिजवा दी जाती है कि इस तरीके से कोई एक लाश आई है हमारे पास, क्या किसी को कोई जानकारी है। कि तभी एक थाने से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और उसी रिपोर्ट में बताया जाता है कि 27 नवंबर 2018 को राजेश्वर नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो हीरे के बहुत बड़े कारोबारी होते हैं और वो ईस्टर्न हाईवे के पास अपनी गाड़ी से उतरते हैं और एक मीटिंग के सिलसिले में दूसरे गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद उनका अभी तक कोई लोकेशन, कोई फोन का लोकेशन कहीं कुछ ट्रेस नहीं हो पाया है और नहीं मिल पा रहे हैं।
अब जैसे ही ये पुलिस वाले उनसे संपर्क करते हैं तो वो पुलिस वाले राजेश्वर के परिवार को बुला लेते हैं और जैसे ही परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा रहता है और बॉडी जैसे निकलकर सामने आती है तो सामने राजेश्वर की लाश पड़ी रहती है। और उस लाश को देखने के बाद पूरे घर वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मानो ऐसा लगता है कि अब तो उनका सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब उनके पास कहीं कुछ नहीं बचा। आखिर वो अपने जीवन यापन को आगे कैसे ले जाएंगे। वो चीख चीख कर रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। लेकिन दोस्तों, इस परिवार के ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था जो वो कुछ भी कर लेते तो भी अब राजेश्वर को जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हुई परिवार की बात। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस था कि आखिर जब मुंबई में राजेश्वर थे तो पनवेल कैसे पहुंच गए और कौन थी वो गाड़ी जिसमें ये बैठते हैं और क्या किया उन गाड़ी वालों ने इनके साथ कि जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है और मौत भी और लाश भी एक सड़क किनारे मिलती है। अब इसी सोच के साथ पुलिस इस पूरे कारनामे पर काम करना शुरू करती है। तो सबसे पहले जो ड्राइवर होता है उससे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि जी हाँ साहब, कि साहब ने ऑफिस से लौटते समय गाड़ी को ईस्टर्न एक्सप्रेस वे के हाईवे का एक किनारे खड़ा किया और बताया कि उस तरफ कोई उनका इंतजार कर रहा है, उसके साथ वो एक पार्टी में जाएंगे और वहां उनकी बहुत बड़ी डील होने वाली है। और जब मैंने उनको उतारा उससे ठीक 10 मिनट पहले उनके पास एक कॉल आई थी और उसी कॉल पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हाईवे के उस तरफ गाड़ी को रोकना और मैं वहां पर आके तुमसे मिलूंगा। अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि जिस किसी ने मारा वो हाईवे के उस तरफ वाला ही आदमी था। अब पुलिस ने तुरंत इनका कॉल डिटेल निकाला और कॉल डिटेल में एक व्यक्ति का जो नंबर सामने निकल के आया वो महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री की पीए का नंबर होता है जिसका नाम होता है सचिन पवार। अब सचिन पवार का नंबर जैसे ही आता है तो पुलिस को एक बार हाथ डालने में भी सोचना पड़ता है क्योंकि वो पूर्व मंत्री का पीए भी होता है, तो इसलिए अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। ये तो पुलिस को पता चल रहा था कि हाँ वो मिले हैं, लेकिन मिले हैं तो मारा उसी ने है या किसी और ने मारा है या जन्मदिन की पार्टी, आखिर केक से क्या संबंध है इस चीज का। पुलिस चूंकि जब पोस्टमार्टम कराती है तो उनके बॉडी के अंदर केक भी मिलते हैं जो कभी कुछ गले में फंसे होते हैं, कुछ नाक में लगे होते हैं। तो इस तरीके से पुलिस को ये भी लगता है कि इसमें केक का क्या रोल है। अगर मान लीजिए किसी मंत्री के पीए आपसे मिलते हैं तो उनसे आपकी मुलाकात होगी और नॉर्मली सब लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उसमें केक लाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि केक कहाँ से आ जाएगा। लेकिन अब पुलिस के दिमाग में ये केक वाला सेंटेंस चला रहता है। तभी जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति का बेहद पैनी नजर बना हुआ है और वो व्यक्ति है उसी मंत्री का पीए सचिन पवार। पुलिस और आश्चर्य में भर जाती है कि आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से सचिन पवार इस केस पर इतना नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार पुलिस ने अपने आला अधिकारियों से डिस्कस किया और उनका निर्णय लिया और ऑर्डर मिलते ही उन्होंने सचिन पवार को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू की गई। तकरीबन 20-25 मिनट की पूछताछ में तो उसने साफ साफ इन सब चीज़ों से मना कर दिया। वो बुलाया, उसने बताया कि मैंने बुलाया, मिला और मैं सीधे वहाँ से निकल गया। लेकिन जब पुलिस ने अपना तरीका आजमाया तकरीबन 20-25 मिनट बाद, तब जब उन्होंने मुंह खोला तो वो बेहद आश्चर्य करने वाला बात था। और वो बात ये था कि सचिन पवार ने राजेश्वर से कुछ पैसे उधार लेकर बैठे थे, जो पैसे लगातार राजेश्वर मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें और मार्केट में इस पैसों को लगाना था और इन्हीं पैसों को देने में सचिन पवार बार बार आनीकानी करते हैं, वो देने से मना कर दिया करते थे। अब एक दोस्त सचिन पवार का जो होता है, जो पेशे से पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है और इस कांस्टेबल का जो नाम होता है वो दिनेश पवार होता है और ये अपने गलत रवैये के वजह से सस्पेंड हो चुका होता है। और इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पवार ने इस कांस्टेबल का भी नाम लिया और बताया कि मैं तो शामिल था, इसमें 3-4 लोग और शामिल थे। धीरे धीरे सचिन पवार ने एक एक कर सारे लोगों की पोल खोलना शुरू किया और तब बताया कि जैसे ही राजेश्वर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं
तो उन्हें मैं बताता हूँ कि एक खूबसूरत महिला है जिसका जन्मदिन पनवेल के एक होटल में रखा गया है और वहीं पर चलना है। हम लोग जन्मदिन का एंजॉय करेंगे, फिर उधर से लौटते समय हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद हम तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुमको छोड़ देंगे, लेकिन अभी फिलहाल भाई एक जन्मदिन में चलो। आखिरकार राजेश्वर को भी इन पैसे को दिए इसको काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, तो उन पैसों की बेहद ज़रूरत भी थी। राजेश्वर बैठ जाते हैं, तभी रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकती है और उस दुकान से एक केक खरीदा जाता है। लेकिन उस केक में कुछ नशीले पदार्थ को पहले से ही मिलाए गए थे, जिसके बारे में राजेश्वर को तनिक भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो केक आते हैं तो केक बर्थडे पार्टी में पहुंचने से पहले काट दिया जाता है और जबरदस्ती राजेश्वर के मुंह में डाला जाता है। इसका वो विरोध भी करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि इस केक को कोई और नहीं खा रहा है, मुझे ही सिर्फ क्यों जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो उन्हें लग जाता है कि कहीं ना कहीं मामले में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चारों तरफ से लोगों के बीच फंस जाते हैं और उसके मुंह को दबा करके जबरदस्ती उनके मुंह में केक डाला जाता है। और उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया तो उनके नाक पर एक घूसा मारा गया, जिससे उनकी नाक फूट गई और उसके बाद उनका गला तब तक दबाया जाता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और आखिरकार उनके गायब होने के ठीक 8वें दिन उनकी लाश पुलिस को मिलती है, लेकिन महज चंद रुपयों के लिए एक मंत्री के पीए ने किस तरीके से एक बड़े हीरा व्यापारी का कत्ल किया और महज दोस्तों उधार लेकर उसे न चुकाने के कारण, यानी मैंने आपसे पैसे ले लिए और मैं आपको पैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ, बदले में जिस व्यक्ति ने मदद किया उसी व्यक्ति का जान भी ले लिया जाता है। तो ये है दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। सोचिएगा जरूर किसी को पैसे देने से पहले 1000 बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गलत होते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर किसी को पैसे दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।